अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4, 5 वगैरह ये हमने सब कर लिया है। अब जो है चैप्टर नंबर 6 मैं जो हूँ आपको करवाऊँगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और इसमें जो है स्टूडेंट्स को जो है मसला होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि उनको जो है ग्रेविटी वगैरह का इशू ज़रा बहुत होता है। तो इसको चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से समझेगा और अपने साथ जो है आप लोग रजिस्टर वगैरह लेके बैठें, ताकि आप लोग जो है नोट करते हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊँगा चीज़ें, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का मतलब ये सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं आपके पास, सही है। इस चैप्टर में आपके पास ये टॉपिक्स हैं और इसमें क्या है, आपके पास तकरीबन 9 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, सही है, जो कि आपको मैं पढ़ाऊँगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट देखिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? ग्रेविटेशन, सही है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या होती हैं, 2 तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होती है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चैप्टर नंबर 12 फिज़िक्स में सेकंड ईयर में है, और चैप्टर नंबर 6 में क्या है, फिज़िक्स की फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है आपके पास, कि जो चार्जेस के दरमियान फोर्स लगे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो मासेस के दरमियान फोर्स लगे उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना आपके पास, वो बहुत ही कम होती है। जैसे फॉर सपोज मैंने जो ये मार्कर रखे हुए हैं इस तरफ, सही है, ब्रेस्ट पे रखे हुए हैं, अब इनके दरमियान फोर्स लग रही है, मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है। और लेकिन ये आपके पास क्या हो रहा है, ये ना ही तो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना रिपेल हो रहे हैं, मतलब अपनी जगह पे ही रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है, सही है ना, मतलब एक्सपोनेंट माइनस में होती है। तो मैं आपको बताऊँगा वो कितनी होती है, सही है। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है, सही है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए ग्रेविटेशन आपके पास क्या होता है। अच्छा, अब ग्रेविटेशन समझने के लिए आपको जो है मैं लेके चलता हूँ लॉ पे, जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है। देखिए स्टूडेंट, न्यूटन ने जो है एक लॉ पेश किया जो कि पूरी यूनिवर्स में के लिए है आपके पास, वो तभी उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब पूरी जो कायनात में वो माना जाए, ओबे करे। तो आपके पास न्यूटन ने लॉ क्या कहा आपके पास, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना आपके पास, 2 बॉडीज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या होती है आपके पास, इसने 2 बातें की कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब फॉर सपोज मैंने ये 2 बॉडी रखी है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो आपके पास क्या लिख दिया उसने, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसी तरह उसने एक और बात की कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। मतलब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मतलब स्क्वायर है। मतलब फॉर सपोज अगर मैं डिस्टेंस का ज़्यादा कर दूं, मतलब कम कर दूं, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा कर दूंगा डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगी। तो क्या आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ज़्यादा तो एक कम। अच्छा, तो इसको क्या किया उसने, कंबाइन जब किया तो आपके पास एक फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होने चल रहा है यहाँ पे, अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या आता है आपके पास, कैपिटल जी, और कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको एक और नाम से पुकारते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने जो है 2 जी पढ़े हैं, एक स्मॉल जी होता है और एक कैपिटल जी होता है, सही है। स्मॉल जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, स्मॉल जी को। लेकिन जो कैपिटल जी है इसका नाम क्या होता है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये पूरी जो कायनात है उसमें क्या होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कि क्या आपके पास वैल्यू है, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, ठीक है। देखें अब आपके पास ये एक्सपोनेंट -11 में, मतलब इतनी छोटी वैल्यू है कि आपके पास 2 बॉडीज़ आपस में तभी अट्रैक्ट नहीं करती। तो कायनात में हर जो बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, सही है। हत्ता कि जो मैं खड़ा हुआ हूँ, सही है, यहाँ पे मैं भी जो है पूरी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मतलब फॉर सपोज मैं अगर अपनी जगह से हिला तो मैंने पूरी जो कायनात है उसको डिस्टर्ब कर दिया एक तरह से, क्योंकि फोर्स आपके पास क्या हो गई, अलग हो गई इसकी वैल्यू, कि ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, ठीक है। तो हर बॉडी के दरमियान आपके पास क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। लेकिन जो g की वैल्यू होती है, स्मॉल g की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सिर्फ आपके पास किस पे है, अर्थ पे है, हर प्लेनेट पे, मतलब हर जगह आपके पास क्या है, g की वैल्यू चेंज होते रहती है, वेरी करते रहती है,
ठीक है। लेकिन जो आपके पास कैपिटल जी की वैल्यू है वो पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। वो क्या वैल्यू है आपके पास 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। वो कौन सा फॉर्मूला आपके पास हुआ, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या आपके पास मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, मास ऑफ अर्थ में हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्थ का मास है उसका फॉर्मूला क्या निकल सकता है आपका। स्टूडेंट देखिए, फॉर सपोज आपके पास ये अर्थ है, सही है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। ये आपका अर्थ का क्या है, कोई ना कोई मास होगा, एम ई होगा। इसको मैंने क्या ले लिया, मास ऑफ अर्थ मतलब एम ई ले लिया। और एक बॉडी, फॉर सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सही है, मेरा मास क्या है, स्मॉल एम, ठीक है। अब ये स्मॉल एम हो गया और ये कैपिटल एम ई हो गया। अब आपके पास एक फॉर्मूला आपको पता है, न्यूटन का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अब कैपिटल जी, m1 की वैल्यू क्या लेनी मैंने यहाँ पे, एम ई, और m2 की वैल्यू क्या ले ली, जो मेरा मास था। तो ये दो बॉडीज़ की बात हो रही है। और r के क्या वैल्यू लूँगा मैं, जो कि आपके पास क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, आर ई का स्क्वायर। और f की जगह मतलब फोर्स और वेट बराबर होता है आपके पास न्यूटन, सही है। न्यूटन क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, W लिख दिया, और W का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट mg लिख दिया मैंने, सही है। उसके बाद क्या होगा आपके पास, ये m से इस m से ये m कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। वो क्या आ गया आपके पास, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, आपके पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला हो जाएगा एम ई इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर देंगे, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ये आपके पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू पुट करें, ठीक है, 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है। और कैपिटल जी की वैल्यू भी आप पुट करके आपके पास जो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 6 एक्सपोनेंट 24। क्या ये वैल्यू ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है ये, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ है ना आपके पास, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो आपके पास क्या होगा, ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये क्या होता है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मास ऑफ अर्थ निकालते हैं। तो क्या होगा आपके पास, 3 टॉपिक्स तो मैंने करवा दिया आपको। और उसके बाद क्या होता है, डेंसिटी। पहले तो आप एक काम करें, जो आप नोट करना चाहते हैं वो आप नोट कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो मैं सेट हो जाता हूँ, आप लोग जो है नोट कर लें जब तक इसको, वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट, अभी आपने क्या पढ़ा कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, सही है, जो कि आपके पास क्या होती है, 6 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपके पास, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब डेंसिटी ऑफ अर्थ हम कैसे निकालते हैं, देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास मतलब मास किसके बराबर होगा, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ के बराबर होगा, कि मास ऑफ, हम डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं। और वॉल्यूम किसके बराबर होगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ क्या है, एलिप्स है। एलिप्स मतलब एलिप्सॉइडल है और स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पाई आर ई क्यूब लेंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आप क्या होती है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1.08 एक्सपोनेंट 21, सही है। तो आपके पास क्या होती है, इसकी वैल्यू 1.08 एक्सपोनेंट 21, और यूनिट क्या होगी आपके पास, मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अर्थ की। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, 6 एक्सपोनेंट 24 और अपॉन 1.08 एक्सपोनेंट 21, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 5.5 एक्सपोनेंट 3, और यूनिट क्या होगी, केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अर्थ की आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल जी के 2 नाम होते हैं, एक होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक होता है नाम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है क्या आपके पास, देखें, जो जी की वैल्यू ना आपके स्मॉल जी की वैल्यू, वो जो अर्थ पे है वो कितनी होती है आपके 9.8, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू हर प्लेनेट पे, मतलब यूनिवर्स में कहीं भी जो है वेरी करती है, मतलब अलग अलग होती है। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्या होती है, 6.67 एक्सपोनेंट -11, वो पूरी यूनिवर्स में सेम टू सेम रहती है, ठीक है। तो स्मॉल जी वेरी करती है और कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है पूरी यूनिवर्स में। तो अब स्मॉल जी का फॉर्मूला आपके पास कैसे आएगा, देखिए, स्मॉल जी का फॉर्मूला मैंने भी आपको बता दिया था कि क्या होता है फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर,
यहाँ पे मास ऑफ अर्थ पुट करें और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करें, कैपिटल जी की वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू क्या आती है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनको ये वैल्यू किसके बराबर लेनी है, अप्रॉक्सीमेट लेनी है उनको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्या होगा, आपके आंसर आराम से निकल जाएगा। और ऑप्शन में क्या होगा कि ज़रा सा करीब आंसर आप क्या कर देंगे, उसको टिक लगा देंगे इससे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो अर्थ पे होती है। लेकिन अब जो है अगर मैं मून पे चला जाऊँ, ठीक है, इंशाल्लाह ताला, तो मून पे अगर मैं गया तो मून पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है कम होते रहती है। मतलब मून पे कितनी होती है, 1.96 तकरीबन होती है, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या होती है आपके जो अर्थ की वैल्यू है उससे 1/6 टाइम जो है कम होती है, ठीक है, बात क्लियर है। तो आपके पास क्या होती है, स्मॉल जी की वैल्यू कम होती रहती है हाइट के हिसाब से, अभी हम ये पढ़ेंगे वेरिएशन जी में, ठीक है। तो आपके पास क्या होती है कि स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह वेरी करती है, ठीक है। अब आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, वो ये आते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मास ऑफ अर्थ क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अब आपसे मैंने एमसीक्यू में पूछने की, अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं, तो अब जो है कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो अब क्या होगा, आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल जी और ये आर ई का स्क्वायर, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर दूँ, 1/2 को पुट कर दूँ, 2 आर ई को पुट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 आर ई। तो क्या मतलब वो इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि अगर मैं वैल्यू ऑफ मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू को क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, ट्वाइस कर दूँ, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, मतलब वो 1/4 हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो 1/4 के बराबर आ जाती है आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर मैं मास को कर दूँ, मतलब मास से रिलेशन क्या होता है इसका, स्मॉल जी का मास से रिलेशन होता है आपके पास इस डायरेक्ट डिवीजन का, ठीक है। अगर मैं मास को क्या कर दूँ, ट्वाइस कर दूँ, जैसे फॉर सपोज मैंने मास को ट्वाइस कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ मास एम ई, मतलब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही थी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन था तो 1/4 हो रही थी जी की वैल्यू, रेडियस जितना बढ़ता रहेगा जी की वैल्यू क्या होती रहेगी आपके पास, कम होती रहेगी। और यहाँ पे आपके पास जो मास जितना बढ़ता रहेगा और जी की वैल्यू ज़्यादा होती रहेगी आपके पास, बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, जो कि मैं आपको करवा दूँगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, अच्छा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, और आपसे सॉल्व ना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। ग्रेविटेशन एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया। वेरिएशन इन जी, अब वेरिएशन इन जी में आपके पास क्या होता है, देखें वेरिएशन इन जी आपके पास क्या होते हैं, 4 तरह से होता है, मतलब जी की वैल्यू जो है 4 तरह से उस पर डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट क्या आपके पास, इक्वेटर, नंबर 2 क्या है, पोल, अब ये इक्वेटर पोल समझाता हूँ क्या है ये, और ये नंबर 3 क्या है आपके पास, हाइट, और नंबर 4 क्या है, डेप्थ। इन चारों पे जो है स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करती है। अब आपके पास जो है, आपको पता होगा कि अब आपकी जो अर्थ की वैल्यू है वो सरफेस है वो क्या है, एलिप्सॉइडल है, मतलब स्फीयर है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, डायग्राम जो है मेरी अच्छी नहीं है तो ये आप ज़रा कॉपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि ये आपके पास एलिप्स टाइप की मैंने डायग्राम बनाई थी, ठीक है। अब आपके जो सेंटर ऑफ अर्थ है इस पे जी की वैल्यू क्या होगी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद ये। लेकिन अब जिस पे मिनिमम जो डिस्टेंस होता है ना आपके पास, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल हो गया, ये आपके साउथ पोल हो गया, और ये क्या आपके पास, इनको बोलते हैं हम इक्वेटर। ये जो लाइन जो डिवाइड करी होती है अर्थ को, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है आपके पास, ये पोल क्या है, क्योंकि आपकी अर्थ क्या है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो सो दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास क्या है, पोल्स है। तो पोल पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। लेकिन सेंटीपिटल फोर्स जो है पोल पे क्या होती है, सेंटीपिटल फोर्स पोल पे होती है मिनिमम, और इक्वेटर पे क्या होती है, मैक्सिमम। इसका आपस में मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप कहना कि सेंटीपिटल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल जी। अभी आप बोलेंगे सेंटीपिटल फोर्स के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अर्थ क्या हो रही है, हमारी रोटेट हो रही है, ठीक है। तो रोटेट हो रही है तो उसमें सेंटीपिटल फोर्स भी होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, इनकी वैल्यूज़ आपसे पूछी जाती हैं कि मिनिमम होती है, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, रिमेन्स द सेम रहती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने क्या कर लिया कि इक्वेटर पे क्या होती है और पोल पे क्या होती है, वेरी कर रही होती है किस तरह।
अब आपके पास सेंटर पे जो वैल्यू है जी की वो क्या होती है, 0 होती है। अब ये 0 कैसे होती है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो हाइट है और डेप्थ क्या होती है। देखिए वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट और ड्यू टू डेप्थ आप पढ़ चुके हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई फॉर सपोज मेरे पास ये अर्थ है, सही है, अर्थ का क्या है, कोई ना कोई मास है, ये सेंटर हो गया इसका, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है आपके पास r, ठीक है, और इसका मास कितना आपके पास m। यहाँ पे जो है फॉर सपोज एक बॉडी है जिसका मास क्या है स्मॉल m। इस स्मॉल m को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे ले गया, मतलब फॉर सपोज पहाड़ों पे जो सही बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे ले गया, तो आपके पास क्या हो गया, एक डिस्टेंस देखिए यहाँ पे और इंक्रीज़ हो गया, वो क्या हो गया आपके पास h, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस का जो प्लस है वो क्या हो जाए आपके पास re प्लस h। तो इसका फॉर्मूला आपने क्या प्रूफ किया था, इसका फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था जी डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन re का इंटू जी। लेकिन इसका फॉर्मूला आपको ये यूज़ नहीं करना फॉर MCQs, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट आती है। लेकिन आपको जो आसान फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ उसमें कौन सा यूज़ करना है आपको, जब भी आपको बोला जाए कि मैं हाइट को जो है मतलब मैं अगर मैं इसको इतनी हाइट पे ले जाऊँ तो जी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। हाइट का जब जिक्र होगा तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट लगेगा। लेकिन अगर रेडियस की बात मतलब विद इन द अर्थ ही बात होते रहे ना कि अर्थ का रेडियस में ट्वाइस कर दूँ, अर्थ का रेडियस में इतना कम कर दूँ, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला लगेगा, कौन सा GME ओवर RE स्क्वायर, ये वाला लगेगा। लेकिन अगर हाइट का इन्वॉल्व हो जाए इसके अंदर तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, जी डैश इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, इससे आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या होगा, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड या हाइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर मैं क्या करूं, किसी बॉडी को विद इन द अर्थ दिया हूँ, मतलब जो ड्रिल करते हैं बोरिंग वगैरह या पेट्रोल हाइड्रोकार्बन्स निकालने के लिए, तो क्या होता है आपके पास कि उसको ड्रिल किया जाता है अर्थ की सरफेस को। तो ये सेंटर हो गया अर्थ का, सही, मास होगा कोई ना कोई, और मास कोई बॉडी आपके पास यहाँ पे रखी हुई है और उसका इस बात जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ड्रिलर है उसको नीचे लेके जाना, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि इस डेप्थ के अंदर जाना, तो आपके पास क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी डैश इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन RE, ठीक है, 1 माइनस डी अपॉन RE इंटू जी। सही, ये फॉर्मूला आपके आसान है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अच्छा, अब मैंने आपके सामने लिखा था पहले कि जी इज इक्वल टू 0, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती है। अब वो कैसे होती है, देखें आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना ड्रिल होते हुए आया कि उसकी जो डेप्थ है ना वो किसके बराबर हो गई, RE के बराबर। तो अगर डेप्थ जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जी डैश इक्वल टू 1 माइनस डी की जगह क्या लिख दूँगा मैं, RE अपॉन RE। तो उसके जगह मैं क्या लिख दूँगा, जी और RE से RE कैंसिल, तो 1 बचा, तो 1 माइनस 1 इंटू जी। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो जी की वैल्यू क्या होगा आपके पास यहाँ पे 0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेप्थ जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए तो आपके पास जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं अर्थ की सरफेस पर खड़ा हूँ तो क्या आपके पास है 9.8 वैल्यू हो गई। जो हाइट पे चला गया तो हाइट पे क्या होती है आपके पास जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू आपके पास कम होती रहती है, सही है। और मैं अगर विद इन द अर्थ मतलब डेप्थ पे जाते रहूँ तो जी की वैल्यू क्या होती रहती है, तब भी कम होती रहती है आपके पास। लेकिन आपके पास क्या है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 ही रहती है। ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर गए तो कम हो गई, नीचे गए तो कम हो गई, लेकिन जी पे स्टिल के आपके पास 9.8 रहती है, सही है भाई। तो ये आपके पास क्या हुआ कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू इन डेप्थ या पे हाइट या पे इक्वेटर और वो हो गया एल्टीट्यूड हो गया, सही है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो क्या आपके पास, वेटलेसनेस। देखिए वेटलेसनेस का टॉपिक जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, जो कि इग्नोर हमें नहीं करना क्योंकि एप्टीट्यूड में कुछ इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए वेटलेसनेस का मतलब क्या है, फॉर सपोज कि मैं ये लिफ्ट बना रहा हूँ, सही है, और इसमें जो है कोई खातून, कोई जो है बूढ़े अंकल वगैरह, कोई जो है बच्चा, कोई भी जो है वो उस लिफ्ट में एलिवेटर में क्या है खड़ा हुआ है। अब इस एलिवेटर का जो मतलब स्ट्रिंग है वो किससे अटैच है, किसी भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, ठीक है। इसका जो स्ट्रिंग है इसका जो क्या होगी, कोई ना कोई टेंशन होगी जो कि हमेशा क्या लगती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ लगती है, ठीक है। और वेट हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर इसके आपके पास क्या है, केसेस है कि अगर केस 1 क्या है कि अगर जो है लिफ्ट क्या हो, रेस्ट पे हो। लिफ्ट जब रेस्ट पे होती है ना तो आपके पास क्या होता है कि टेंशन बराबर होती है किसके, वेट के। मतलब
टेंशन को मैं यहाँ पे क्या लूँगा, अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट मतलब ज़ाहिरी वेट। तो टेंशन क्या होती है आपके पास, अपेरेंट वेट होती है, और टेंशन फोर्स जो है यहाँ पे किसके बराबर है, मतलब वेट के बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो आपके पास क्या होगा, लिफ्ट क्या या तो रेस्ट पे होगी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या आपके पास कि लिफ्ट क्या हो रही हो, असेंडिंग हो रही हो। केस इसमें कौन सा आपके पास, क्या असेंडिंग मतलब ऊपर जा रही हो, गोइंग अप। तो अब जाने पे आपके पास जो टी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपके पास एम ए प्लस जी, ये फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मतलब प्लस लग जाता है बीच में, ए और जी के दरमियान प्लस लग जाता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। लेकिन अब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो आपके पास क्या होता है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है, मतलब केस डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जब आपके पास लिफ्ट आ रही होती है तो टी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम ए माइनस जी। बात क्लियर है। तो आपके पास क्या होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है कि टी इज इक्वल टू मतलब डब्ल्यू या फिर एम जी, टी इज इक्वल टू एम जी या टी इज इक्वल टू एम ए प्लस जी, टी इज इक्वल टू एम ए माइनस जी। लेकिन अब अगर क्या हो जाए, फॉर सपोज ये रस्सी जो है भाई यहाँ से टूट गई, उन आंटी का वेट इतना ज़्यादा था कि वो रस्सी टूट गई आपके पास। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि स्ट्रिंग जो है जैसे ब्रेक हो जाएगी तो ये लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आएगी। तो क्या होगा आपके पास कि फ्री फॉलिंग बॉडी बन जाएगी। फ्री फॉलिंग बॉडी बनने की वजह से ही क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो डाउनवर्ड जा रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू एम ए किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ए बराबर हो गया जी के, तो जी माइनस जी। तो टेंशन जो है यहाँ पे किसके बराबर हो गई, जीरो के। मतलब क्या हुआ इसका, क्या अपेरेंट वेट यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि टेंशन आपके पास खत्म हुई, स्ट्रिंग तो टूट गया ना आपके पास। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ, अपेरेंट वेट जीरो के बराबर हो गया। ये इसको कहते हैं हम वेटलेसनेस। ठीक है, तो वेटलेसनेस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों आर्टिफिशियल ग्रेविटी। देखिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी पहले तो आप नोट करना चाहे तो उसको नोट कर लें ताकि हम उसको आगे चले। आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए मैं आपको ज़रा बता दूं कि भाई कोई भी जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह ऊपर जाता है, सरफेस ऑफ अर्थ से जब ऊपर जाता है कोई भी किसी भी प्लैनेट वगैरह पे, तो आपके पास क्या होता है कि वहाँ पे जो इसके अंदर मतलब चैम्बर में जो लोग होते हैं वो ना तो कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, हर चीज़ जो है उड़ने लगती है वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके अंदर ग्रेविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। किसके अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर। अब मैं आपको बना के दिखाऊँ ज़रा सा कि आपके पास फॉर सपोज ये स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, अब इसके स्पेस क्राफ्ट में क्या है, ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक बंदा जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है करके, सही है। तो आपके पास क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है, फॉर सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है, 30 मीटर, सही है। तो इसको क्या करते हैं हम, स्पिन कराते हैं। स्पिन कराने के लिए क्या होता है आपके पास, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिन फ्रीक्वेंसी। स्पिन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्पिन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 अंडर रूट स्मॉल g अपॉन कैपिटल R। क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास 30 मीटर जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस चैम्बर से इस चैम्बर तक, अगर ये आपके पास स्पेस क्राफ्ट रोटेट होगी, मतलब ये गोल घूमेगी आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो जब ये गोल घूमेगी तो क्या बन गया, ये आपके पास क्या बन गया, डायमीटर बन गया। ठीक है, तो आपको जो है जो लेंथ की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट नहीं करनी डायरेक्ट, आपको क्या करना है, पहले रेडियस निकालना है, क्या, d/2। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू थी ना 30, तो 30 डिवाइड बाई 2 क्या निकाल देंगे आप, 15। आपके पास क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। बात क्लियर है। तो उसको आप क्या करते हैं, स्पिन करवाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको बोलते हैं स्पिन फ्रीक्वेंसी, और ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज क्या होता है वहाँ पे जब स्पेस का ऊपर जाते हैं तो उसमें ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराया जाता है ताकि क्या कर सकें, वो वहाँ पे खा पी सकें, ठीक है, या चल फिर सकें। ये आपके पास क्या हो गया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए ऑर्बिटल का मतलब क्या, ऑर्बिट क्या होता है कि जैसे फॉर सपोज आपके पास क्या है, ये सन है, ठीक है, ये सन आपके पास है। अब इस सन के अराउंड क्या है आपके पास, कुछ ऑर्बिट्स हैं, सही है। ये आपके पास पहला प्लेनेट, ये दूसरा प्लेनेट, ये तीसरा प्लेनेट,
सही है। अब आपके पास ये जो वाला प्लेनेट है ना आपके पास, यहाँ से लेके सन के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपके पास, आर कहलाएगा फॉर सपोज। तो आपके पास क्या होता है, ये जो ऑर्बिट में घूम रहा है ना आपके पास, इसको घूमने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। सही है, जी एम ई अपॉन आर आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जो कि क्या आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है। मतलब उसको ऑर्बिट में रहने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हर प्लेनेट की अलग अलग होती है, क्योंकि ऑर्बिट सब अलग अलग है। मतलब इसके जो आपके पास आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कुछ और होगी, इसकी आर की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इस पर क्या होगा, डिपेंड कर रहा है आपके पास ये। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 था आपके पास। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं कुछ ना कुछ, और इसके MCQ सॉल्व करना शुरू कर दें आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।